वेलकम बैक। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए सारी स्टोरी मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। ये जो एक अनाथ लड़की है जिसको उसकी सौतेली माँ और बहन ने काफ़ी टॉर्चर किया है। उसकी डेथ भी हो चुकी है पर उसे एक और चांस मिला है और वो पास्ट में 1 साल पीछे आ गई है जहाँ उसे उसका प्यार दोगुक मिल जाता है। साथ ही दोगुक के भाई ये जो कि रियल मॉम, फेक मॉम, ग्रैंडपा सबसे रिलेटेड कुछ न कुछ सत्य हमें देखने को मिलता है। फिलहाल ये जो कि सौतेली माँ ने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और वो कंपनी के सारे शेयर्स भी अपने नाम करने की कोशिश कर रही है और उसे कोई रोक नहीं पाता क्योंकि सिर्फ ग्रैंडपा ही है जो उसे रोक सकते हैं और ग्रैंडपा को तो उसने किडनैप करवा लिया है। लेकिन ग्रैंडपा इस मीटिंग में प्रकट हो जाते हैं। अब आगे ग्रैंडपा को मैनेजर किम ने बचाया था। यहाँ आने के बाद ग्रैंडपा इजंग की बैंड बजा देते हैं। वो अपनी बीमारी को खारिज करते हैं और सारे शेयर्स येजू के नाम कर देते हैं। इजंग फड़फड़ाते हुए अपने पति के पास जाती है और येजू की शिकायत करने लगती है पर येजू के पापा कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता है और ये भी पता है कि येजू मेरी असली बेटी है। वो इजंग को घर से निकाल देते हैं और उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर देते हैं, वजह से वो महंगे महंगे होटल्स में भी नहीं रह पाती। फिर जोदोंग उसको सस्ती सी 3rd क्लास होटल में रूम दिलवा देता है। दोगुक इससे मिलता है तो ये बताता है कि येजू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट इसे मिला है। दोगुक उसे डबल मनी देकर ये काम ना करने को कहता है। साथ ही उसकी कार में लगाने के लिए वायरलेस डिवाइस भी देता है जिससे वो कार में हो रही बातों को सुन सके। घर आने पर येजू कहती है कि जो पेंटिंग उसकी सौतेली माँ बेच दिया करती थी उनमें से एक उसकी फेवरेट पेंटिंग थी जिसका टाइटल था द फ्रोजन स्प्रिंग। बहुत ढूंढने पर भी वो पेंटिंग उसे अभी तक नहीं मिली। यहाँ यूरा को सारी सच्चाई पता चलती है। साथ ही एक और शॉकिंग न्यूज़ भी उसके सामने आती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे लगता है कि ये बेबी जंगुक का है। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है जो एक होटल रूम में मिलते हैं। उसकी माँ खुश हो जाती है क्योंकि अभी ये ट्रूथ फैमिली को शादी के लिए ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी है। इजंग को अब पैसे चाहिए थे तो वो हमेशा की तरह इस बार भी एक फेमस आर्टिस्ट जिन की पेंटिंग की फेक कॉपी बनवाकर पैसे हासिल करने की कोशिश में लग जाती है। ये बातें वायर टैप के थ्रू ये लोग सुन लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उस फेक पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट को ढूंढेंगे। यहाँ जोदोंग यूरा के आर्ट गैलरी में आ जाता है। यूरा उससे बदतमीजी से बात करती है तो वो इनडायरेक्टली इजंग और उसके अफेयर के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा कोई बच्चा होता तो वो तुम्हारी ही एज का होता, कहीं तुम ही तो मेरी बेटी नहीं हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यूरा सीधा ग्रैंडपा के पास जाती है जहाँ वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम पहले जोदोंग के साथ थी, तब वो येजू के डैड से मिली थी। उसने येजू को मारने की कोशिश भी की और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। यूरा फिर से अपनी मॉम से ये बात पूछती है कि क्या ये सब सच है। उसकी मॉम सफ़ेद झूठ बोलकर अपने आप को सही बताती है। इजंग फेक पेंटिंग्स बेचती है, ये बात सबूत के साथ येजू पुलिस को बता देती है और पुलिस इजंग को ढूंढने में लग जाती है। इजंग जोदोंग के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो फेक पेंटिंग्स बनाया करती थी। वायर टैप से उसकी आवाज़ के ज़रिए दोगुक को इस बारे में पता चलता है और वो येजू को बताता है। ये तीनों यहाँ के लिए निकलते हैं। येजू और किम पहले ही पहुँच जाते हैं। किम इस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और येजू दोगुक का वेट करती है। तभी यहाँ इजंग आ जाती है और वो जोदोंग को येजू को मारने का ऑर्डर दे देती है। बदले में इन सारी पेंटिंग्स को बेचकर जो पैसा आएगा उसे 50-50 करने के लिए कहती है। जोदोंग इसको मारने ही वाला होता है कि राइट मोमेंट पर दोगुक वहाँ आ जाता है और येजू को बचा लेता है। वो येजू के पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो, मुझे लगा कि मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें खो दिया। येजू कहती है कि मैं तो ठीक हूँ पर फिर से खो दिया का क्या मतलब है। कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और इजंग और जोदोंग को पकड़ लेती है। साथ ही ये आर्टिस्ट भी वहाँ से पकड़ा जाता है जो अपना नाम जीन बता रहा था। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या। इजंग अभी भी अपनी अकड़ में ही थी। वहाँ येजू की असली मॉम आ जाती है जिसे देखकर जोदोंग डर जाता है और सब कुछ उगल देता है कि इजंग ने ही उन सबको मारने का पैसा दिया था इसे। वहाँ किम भी आ जाता है और कहता है कि इसने इतना ही नहीं किया बल्कि उसने एक फेमस आर्टिस्ट जिन को कैद कर लिया था और उससे पेंटिंग्स बनवाया करती थी। हालांकि अफवाह थी कि जिन मर चुका है पर वो तो असल में इसकी कैद में था। इजंग कहती है कि तुम हो कौन ये सब बताने वाले। तो किम कहता है कि वो फेमस आर्टिस्ट जिन का बेटा है और वो इसी दिन के लिए इजंग के साथ था
ताकि अपने पापा का बदला ले सके। वो यीजंग के सारे काले कारनामों की फाइल पुलिस के हवाले कर देता है। इन सब के बाद येजू की रियल मॉम उसके पास आती है और उससे जो गलती हुई है उसकी फिर से माफ़ी मांगती है और दोगुक को येजू का ख्याल रखने के लिए कहती है। ये दोनों घर आते हैं। येजू तब दोगुक से फिर से पूछती है कि वो एक्सीडेंट के वक्त क्या कह रहा था, फिर से नहीं खोना चाहता, इसका क्या मतलब था। दोगुक हड़बड़ाहट में बोलता है कि वो तो सब कुछ भूल गया, उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा था, और उसके हाथ से एक गिलास गिर जाता है। इसे उठाने के चक्कर में उसे चोट लग जाती है। जब येजू उसके हाथ को देखती है तो उसकी रिस्ट पर भी डेट लिखी हुई थी जैसा येजू की रिस्ट पर थी, और ये सेम डेट थी। मतलब इसकी भी डेथ उस टाइम ही हुई थी जिस टाइम येजू की हुई थी, और ये भी पास्ट में आया है। येजू कहती है कि तुमने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी, इतने दिनों से ये सब नाटक क्यों किया, और उस दिन हुआ क्या था। दोगुक कहता है कि उस दिन इन दोनों की ही कार आपस में टकरा गई थी। इनफैक्ट दोगुक की कार येजू की कार से टकरा गई थी। उसने बेहोश येजू को बचाने की भी कोशिश की थी, पर वो भी उसी टाइम बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो वो 1 साल पास्ट में था। उसने सोचा था कि वो येजू से मिलेगा, पर उससे पहले ही येजू उससे होटल में मिलने आ गई। वो येजू को इन सब के बारे में बता नहीं पाया क्योंकि उसे लग रहा है कि येजू की डेथ उसकी वजह से हुई थी। और इनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। जंगुक कहता है कि ये तो उसी की गलती की वजह से हुआ है क्योंकि उसने सेफ्टी नहीं यूज करी और वो गिर गया। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है वो कंपनी भर देगी। जंगुक इस मामले की सही से जांच करने को कहता है। जब जंगुक इस बात को नहीं मानता तो वो खुद ही एम्प्लॉय की वाइफ से मिलने के लिए चला जाता है, और उसकी वाइफ बताती है कि सबने उसे डराया धमकाया और केस क्लोज करने के लिए कह दिया। दूसरी ओर जंगुक और यूरा प्रेगनेंसी की बात घर पर बताते हैं। ये जो भी कंपनी में हुए इस हादसे को लेकर दोगुक के लिए परेशान होती है और वो उससे मिलने होटल चली जाती है, जहां दोगुक बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करे तो डेफिनेटली कंपनी का फॉल्ट निकलेगा और फैमिली हर्ट होगी, और नहीं करेगा तो वो फैमिली हर्ट होगी जिसकी डेथ हुई है। ये जो कहती है कि किसी भी चीज़ को छुपाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट सबको हर्ट ही होगा, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, उसे बताने में ही भलाई है। जो गलत है वो गलत है। दोगुक इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है और जंगुक की सेक्रेटरी के पास जाता है। उसे समझाकर वो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। सेक्रेटरी उसे कुछ पेपर्स लाकर देती है जिसमें लिखा था कि अगर एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाता है तो वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होगा, और यहाँ पर एम्प्लॉय के साइन भी थे, फेक सिग्नेचर थे। उस एम्प्लॉय ने इस कागज पर साइन नहीं किए थे, और ये फेक पेपर्स जंगुक ने अपनी गलती को छुपाने के लिए बनवाए थे। एन्मा कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि जंगुक पैसों के बल पर काम करता है, पर वो इस हद तक गिर जाएगा ये उसे नहीं पता था। डैड भी जंगुक को इसके लिए बहुत खरी-खोटी सुनाते हैं, और ग्रैंडमा एम्प्लॉय की डेथ की जिम्मेदारी कंपनी और जंगुक पर डालती है और माफी मांगती है। जंगुक को जेल हो जाती है। का सीधा सीधा मतलब था कि जंगुक का कंपनी का हेड बनने का सपना खत्म हो चुका है। दोगुक येजू से उसकी एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और उसे दोगुक के रूम में सीक्रेट दरवाजे के पीछे पड़ी एक पेंटिंग को देखने के लिए कहता है। ये वही पेंटिंग थी जिसे येजू कब से ढूंढ रही थी, द फ्रोजन स्प्रिंग। दोगुक जब घर आता है तो येजू पूछती है कि ये पेंटिंग उसके पास कहाँ से आई। दोगुक बताता है कि उसने ये पेंटिंग किसी फ्रेंड के वहाँ देखी थी और वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और तभी से वो येजू को जानने लगा है। येजू की उस टाइम शादी हो चुकी थी, पर वो सीक्रेटली येजू को देखता था और उसे चाहने लगा था। उसी वक्त उस पार्टी में येजू पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो फेक पेंटिंग्स बनाकर बेचती है। इसे बहुत गुस्सा आया था इन सब बातों पर, जिस तरह से येजू की फैमिली इसे ट्रीट करती है इस बात पर भी, और जिस तरह से येजू ये सब सहती है इस बात पर भी। उस दिन पार्टी में थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। देर बाद ये एक्सीडेंट हुआ और वो पास्ट में आ गया, और जब येजू ने कहा था कि उसे उसकी फैमिली से रिवेंज लेना है तब ये बहुत खुश हुआ था इस नई और स्ट्रॉन्ग येजू को देखकर। वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा से करता आया है, और यहाँ पर इनका पैचअप हो जाता है। लेकिन 1 साल पहले हुए इस इंसिडेंट की डेट पास आने वाली है और इस बात को लेकर येजू बहुत परेशान है। वो दोगुक को लेकर इनके पास आती है और ये बताती है कि उस दिन किसी एक की मौत होने वाली थी, लेकिन ये दोनों मर गए और इसलिए सारी चीज़ें ट्विस्ट हो गई। ये डिसाइड करते हैं कि जितना टाइम उनके पास है वो उसे बहुत अच्छे से जिएंगे और बाकी का सब कुछ किस्मत पर छोड़ेंगे।
देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और यूजू को उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है। आज वही दिन है जिस दिन इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और आज के दिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ये सोचकर ये खुश हो रहे होते हैं कि तभी दोगुक का सेक्रेटरी उसे कैफ़े में बुलाता है और कहता है कि जंगुक ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसे हॉस्पिटल लाया गया और वो भाग गया है, तुम घर पर ही रहना और सेफ रहना। उसे याद आता है कि वो यूजू को घर पर अकेला छोड़कर आया है। वो भाग कर घर जाता है और देखता है कि यूजू वहाँ नहीं है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कल का आखिरी पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना।